बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज है वीकेंड और आज बाहर ऐसे लग रहा था जैसे ही दफ्तर आ रही थी जैसे आप संडे को ऑफिस आ रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। उसकी वजह क्या है जी? गर्मी की वजह से लाहौरिये बिल्कुल घर नहीं बैठे जी, लॉकडाउन है शहर में। बदस्तूर हम देख रहे हैं सैटरडे को मार्केटें बंद रखी गई हैं, वो इस वजह से कि आपने कोरोना को कंट्रोल करना है। तो जहां कंट्रोल करने की बात की जा रही है कोविड को, वहां पर हालात हमें कंपैरेटिवली बेहतर नज़र आ रहे हैं। 16 से 4% पर पॉजिटिविटी की शरह आ गई है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी अचीवमेंट है। अब चीज़ें रिलेट की जा रही हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से मौसम चेंज हुआ तो केसेस में कमी आ गई है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोगों ने एहतियात की है, लेकिन लोगों ने आई एम सॉरी बिल्कुल एहतियात नहीं की, क्योंकि बाहर जब भी आना जाना होता है तो लोग मुझे तो उसी तरह से लापरवाही का मुजाहरा करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन सभी लोग भी नहीं हैं, कुछ लोग एहतियात भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग मौसम के साथ इसको रिलेट कर रहे हैं, आया दुरुस्त है या नहीं। लोगों का कहना है कि लास्ट ईयर भी इस चीज़ का हमने एक्सपीरियंस किया कि जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो केसेस नीचे आना शुरू हो गए थे। खैर, अगर गर्मी की शिद्दत की वजह से भी है, ये तो अल्लाह पाक ही बेहतर जानता है, लेकिन हम लोगों ने अपने आप को महफूज रखना है। हम लोगों ने इसके साथ जुड़ी एहतियात जो है उसको नहीं भूलना। इसके साथ कुछ शहर में ये भी सूरत हाल है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ती चली जा रही है। तो आगे चल के कुछ वेदर डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि वीकेंड है तो मौसम कैसा रहेगा ये भी आपको बताएंगे। मौसम तो जैसा भी रहेगा, गर्मी आगे बढ़नी है, लेकिन सितम ये है कि लोड शेडिंग भी बढ़ने लगी है। मतलब लोग जाएं तो कहाँ जाएं। आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जी शहर में क्या हो रहा है। आज की पहली खबर है जी, बीमार होना महंगा पड़ गया, अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा। खाली प्लॉट्स पर 5% टैक्स बढ़ाने की तजवीज, जरी इनकम पर भी वसूली है। रिंग रोड 3 हुकूमती अदम दिलचस्पी का शिकार। शाहदरा चिल्ड्रन फैमिली पार्क का डिजाइन तैयार। ये थी आज की टॉप स्टोरीज, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर क़ज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र। भट्ट साहब, कैसा लगता है जब आप सुबह दफ्तर के लिए निकलें और आपको नज़र आता है कि भैया आज तो सड़कें बिल्कुल खाली हैं, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं। मैं भट्ट साहब, मुझे लग रहा है कंपैरेटिवली आप वीकडेज में आए तो आज बनिस्बत ट्रैफिक कम थी। अच्छा, आपको शायद इसलिए महसूस होता होगा कि आप अर्ली आ जाती होंगी। हाँ, तकरीबन कोई 7:30 पौने 8 हाँ, बजे उस टाइम तो यही सूरत है। लेकिन चूंकि हमारी रूटीन है, अभी ऑफिस आया हूँ, सड़कों पे वैसे ही रश है, वैसे ही वो आपको इसलिए थोड़ा सा महसूस होता है क्योंकि अर्ली जब आप आए हाँ, तो वो इसलिए। लेकिन अभी भी आप फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, वो ट्रैफिक का जो लोड है वो आहिस्ता आहिस्ता अब बढ़ना शुरू हो गया, बल्कि अब तो इस रोड के ऊपर और ज्यादा शायद बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर काम भी हो रहा है, काम स्टार्ट हो गया है। खैर, ये एक अलग चीज़ है, फिर इसके ऊपर ये बात बहुत आगे निकल जाएगी। भट्ट साहब, गुलाब देवी जाएगी। अंडरपास को अगर हमने छेड़ दिया तो वो तो कहीं और खैर तो मेरा शुक्र है आपने गुलाब देवी अंडरपास को छेड़ा, अभी तक मुझे नहीं छेड़ा आपने। आपने 1 घंटा यहाँ बैठना है, मैं कितनी देर तक आपको रोक लूंगी। खैर, हमने तो चीजें जो ये कहें कि मैं अपने आप को कितनी देर तक रोक लूंगी, अपने आप को कितनी देर तक रोक लूंगी। ठीक है जी, अभी हमारे पास मौजूदा सूरत हाल शहर में लॉकडाउन है। अभी जैसे कि हम अपने नाज़रीन को भी आगाह करे थे, टिकर्स भी चल रहे हैं कि बदस्तूर हफ्ते को मार्केटें बंद रखी गई हैं, केसेस भी कम हो गए हैं और 4% पर शरह आ गई है। क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं ये जो केसेस कम हुए हैं? मतलब लोगों से आपकी डिस्कशन हो, लोग इसको मौसम के साथ अभी भी रिलेट करें, ऐसा है? देखिए अना, पहले तो मैं एक चीज़ की वजाहत करूं, मुझे रात बड़ी हंसी आई, बहुत ही ज़्यादा हंसी आई। क्यों?
ये इस हुकूमत को अपनी किसी चीज का क्रेडिट लेना भी नहीं आता। अगर कोई गलती के साथ कोई अच्छा काम हो जाए ना तो उसका क्रेडिट लेना भी नहीं आता। रात प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं तकरीर सुन रहा था तो वो कह रहे थे देखें हमने लॉकडाउन नहीं लगाया, अगर लगा देते तो वो भारत जैसा हाल हो जाता, हम ये हो जाता वो हो जाता। लॉकडाउन जो कोरोना केसेस के अंदर कमी आई है, आप ये देखें जो आपने ईद के दिनों में लॉकडाउन लगाया, मुकम्मल लॉकडाउन आपने लगाया, लॉकडाउन था, कितने केसेस पीछे आए हैं। बिल्कुल हम कितना यानी कि हमने वाज़े कमी हुई है, वाज़े नजर आ रहा है, यानी कि ये वो क्रेडिट है कि जो आप मैं कहता हूँ गिरेबान फाड़ के ले। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं कहता हूँ गिरेबान अलल ऐलान के भाई हमने देखे ईद के दिनों में लॉकडाउन लगाया, हमने सख्ती की तो उसका नतीजा ये आया। आप कह रहे हैं लॉकडाउन लगा देता तो भाई पहले कौन सी दूध की और शहद की नहरें आपने बहा दी हैं। लॉकडाउन लगाया तो ये केसेस कम है, गर्मी शर्मी कोई नहीं है। जो वायरस है सब ये तो ना कि गर्मी नहीं है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, आप मेरी बात ही नहीं आपने पूरी सुनी। आप दर में देखे ना, आप छेड़ती हैं ना बात। मैंने कहा देखे गर्मी जो सी है वायरस को, बीमारी को जो है वायरस को क्या कहना है गर्मी ने, मर जाएगा वो। गर्मी तो पिछले साल भी आई थी, ऐसे ही पिछले साल भी थी, क्या वायरस मर गया? लेकिन लोग कह रहे हैं पिछले साल फिर गर्मी में इसी दिनों केसेस बहुत कम हो गए थे। लेकिन आप एडवांटेज देखें ना, आपको क्या हुआ, आपने ईद के 2 हफ्तों का 15 दिन का जो लॉकडाउन लगाया उसके मुस्बत असरात आए। बिल्कुल यानी कि आपकी जो शरह थी वो बिल्कुल नीचे। और लास्ट ईयर ईद में आपने लॉकडाउन नहीं लगाया तो केसेस कहाँ हमारे सामने लाजमी बात है। अब कंपैरिजन कर लें ना, आप फिर कहें जी लॉकडाउन लगा देता तो यूं हो जाता फलां हो जाता, और यार कोई अच्छा काम ही कर दिया, गलती के साथ आपसे हो गया, इंतजामिया ने करवा दिया आपसे, इसका क्रेडिट लो भाई, लो, नहीं लेना, चूंकि कहीं और पहुंचे हुए हैं हजरत कहते हैं मुश्किल वक्त निकल गया, पता नहीं केड़ा मुश्किल वक्त निकल गया। वैसे ये समझ से बाहर है, कौन सा मुश्किल वक्त निकल गया। बिजली देखो, बिजली दी कीमतां तुसी वधा दित्तियां, अद्वियात महंगी, बिजली महंगी, लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी है, हर जगह लोग परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि जी बुरा वक्त जो है वो गुजर गया, अच्छा वक्त आ रहा है। ना तो गुजर गया होएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ, वाकई इनका गुजर गया। ये आपने सही कहा। उसकी रीजन ये है कि देखें मुस्लिम लीग नून ने कह दिया ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ पूरे कराने ने, पीपल्स पार्टी ने कहता 5 साल पूरे, जमात इस्लामी ने भी कहता सी 5 साल पूरे कर, तो बुरा वक्त तो गुजर गया इनका। अगला साल वैसे ही इलेक्शन कैंपेन का साल है, ठीक है ना, तो बुरा वक्त तो वाकई इनके लिए गुजर गया, आपके लिए, मेरे लिए, इन लोगों के लिए जो बाहर आवाम सड़कों पे खवार हो रही है, रिस्क के लिए फिर रही है कि शायद उनको कोई दिहाड़ी मिल जाए, उनका रिस्क अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, कोई मैशत बेहतर हो जाए। वो कहते रुपया उत्ते गया, वो वाकई उत्ते ही गया, थल्ले नहीं गया, वापस कभी वापस नहीं आया, वो लब नहीं पे हैं। खैर ये तो हालात हैं, और फिर अब अच्छा वक्त आगे किस तरह से आने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा। आवाम खासी परेशान है और अच्छे वक्त की मुंतज़िर भी है। आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लीड स्टोरी है और अखबार जैसे ही आप पकड़ें आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि कभी कोई ऐसी खबर भी आएगी कि फलां चीज़ महंगी नहीं हुई। रूटीन है बट साहब, मैं जैसे रिसेप्शन से आती हूँ अखबार ऊपर साथ लेकर आती हूँ, और जब ऐसे पहली नज़र पड़ती है मैंने अखबार साइड पे रख दिया। मैंने कहा आज तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप परेशान होकर रह जाते हैं। आप बीमार होना महंगा पड़ गया, मतलब अब जो बीमार हैं वो बेचारे किधर जाएं। रूटीन की अद्वियात हैं जिनमें जी आपके शुगर के अमराज में मुब्तला अफराद हैं, इंसुलिन महंगी हो गई है, बेसिक दवाइयाँ जो हैं नाक कान गला हर घर में ये हम देखते हैं मरीज़ मौजूद होते हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफा, पहले भी बताया गया कि जी इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है तो अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो गया। बट सब क्या किया जा रही है? अच्छा देखिए, मजाक में मत लीजिएगा मेरी बात को, दिमाग से आप सोचते हैं, ऐसा ही है, सोच आती है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी, सोचते हैं, आँख से आप देखते हैं, मैं ठीक है ना, दिल से आप महसूस भी करते हैं, आपके जज्बात भी होते हैं। ये 3 मेजर चीजें। दिल तो चाहता है कभी कुछ करने को, कभी कुछ करने को, कभी कुछ करने के, ऐसे ही है। तीनों चीज़ें अहम है। उसने तीनों चीज़ों की दवाई महंगी कर दी है ताकि आपकी जो थोड़ी बहुत सोचने समझने महसूस करने की जो सलाहियत है वो बिल्कुल ही मफकूद हो जाए, ख़त्म हो जाए। यानी आप ना दवाई खाएं ना आप अच्छा देखें ना, नहीं मेरी बात सुने, देखें अब भी थोड़ा बहुत किसी ना किसी का तो ज़मीर ज़िंदा है, हम सोच भी लेते हैं, देख भी लेते हैं आगे। देखें जब दवाई महंगी हो जाएगी ना, दवाई कोई लेगा बेचारा, कोई गरीब आदमी, उसकी आँख की बिनाई भी कम हो जाएगी, सोचने समझने की सलाहियत भी कम होती जाएगी, महसूस करने की भी। इसलिए उसने कहा दवाइयाँ ही महंगियाँ कर दो, मज़ीद महंगियाँ कर दो, वेखी जाएगी जो होएगा, क्योंकि साढ़े वास्ते तो आसानी है। हाँ, अवाम के लिए मुश्किल है ये। आप कह रही है ना मैं अखबार आती हूँ, आके मैं देखती हूँ तो लपेट देती हूँ, मैं पढ़ता ही नहीं,
सही कह रहे हैं। मैं पढ़ता ही नहीं हूँ ये अच्छी कसम से। हो सकता है मुझे इसके ऊपर जुर्माना हो जाए। आप यकीन करें मैं खबर देने के बाद टीवी भी नहीं देखता हूँ, मैंने पता उस तो बाद की चलेगा। रीजन ये है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, बिजली की कीमतें हैं वो महंगी होती जा रही हैं, दवाइयाँ हैं वो महंगी होती जा रही हैं, खाने की अशियाँ हैं वो महंगी होती जा रही हैं, पेट्रोल है वो महंगा होता जा रहा है। आप मुझे कोई एक चीज़ बता दें जो सस्ती हो, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। सिर्फ हमारी हुकूमत ये कह देगी मुश्किल वक्त गुजर गया, अब आसानी की बात की, रोटी नान की बात की, हर रोज हर गुजरते सर 12 रुपए यानी कि खमीरी रोटी लेने जाएं तो 15 रुपए की है, ऐसे ही है जी, ठीक है ना। और अगर आप सादा रोटी लेने जाएं तंदूर के ऊपर, अव्वल तो वो आपको सादा रोटी देगा नहीं, वो कहेगा खमीरी रोटी है, एक थोड़े वक्त के लिए वो देगा, उसके बाद अगर वो मिलेगी तो आपको वो 12 रुपए की मिलेगी। यानी कि दवाइयाँ, खाने पीने की अशिया, कौन सी ऐसी चीज़ है आप मुझे बता दें कि जो सस्ती है? कोई एक चीज़ भी सस्ती नहीं है। अब मुझे बताएं जो बंदा बीमार हो गया, आप हॉस्पिटल्स की हालत ज़ार जाके देख ले, क्या है वहाँ पे, किस तरह लोग सरवाइव कर रहे हैं। इन्होंने साबका हुकूमत के ऊपर जो है वो बड़े नारे कसे थे और बड़ियां उंगलियां उठाई थी कि जी एक बेड के ऊपर 2-2, 3-3 मरीज हैं। अभी भी वही हाल है, अभी भी वही हाल है। पीआईसी के तो हालात कभी जिंदगी नहीं बदले, जब से हम सुन रहे हैं वहाँ पे मरीजों के लिए जगह ही नहीं है। सर आप पीआईसी के अलावा किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, जिस मर्जी हॉस्पिटल के अंदर आप चले जाएं, वहाँ पे आपको रश नजर आएगा। इमरजेंसी में मरीजों के लिए जगह ही नहीं होती और ये रूटीन है, मामूल के मुताबिक ऐसा है हमेशा। जब कभी भी विजिट किया, जब कभी भी जाहिद साहब ने खबरें शेयर की हैं, कभी ऐसा नहीं हमने सुना कि इनफ मरीजों के लिए जगह है। फिलहाल अब तो ये गुज़िश्ता 1-2 साल से सब कुछ कोविड की नज़र हो रहा है, तो ये हालात हैं। खैर, अद्वियात की कीमतों में इजाफा, इस दफ़ा जवाज़ क्या बताया गया है, जवाज़ बयान किया जाता है, चीज़ें समझ से बाहर हैं, लेकिन ये इजाफा व्हाट्सअप रुकने वाला नहीं है। ये कैसे रुकेगा आना, कैसे रुकेगा? मैंने कहा ना, अवाम के लिए किसी भी जगह पे कोई रिलीफ नहीं है। बिल्कुल जो उम्मीदें थी वो मैं आपको बताऊं, आप सिराप के पीछे भाग रहे हैं। सही बात है, आप सिराप के पीछे भाग रहे हैं। आप ये कहें प्राइम मिनिस्टर की किसी बात पे तो वैसे यकीन करने को दिल नहीं करता, ईमानदारी वाली गल है, वो दिल करता है, यार है यानी कि ना जो तकरीर करने खलोएगा ना, वो यार झूठ ही मार रहा होगा। ईमान से मैंने लोगों को कहते सुना है, ईमान से, वो यार झूठ ही मार रहा होगा, छोड़ो यार कोई और डाल। आप इनकी तकरीरों की बजाय अगर कोई कार्टून नेटवर्क लगा के टॉम एंड जेरी या पिंक पैंथर देख लेना, अल्लाह की कसम आप थोड़ा सा ना बेहतर फील करेंगे। खैर नाज़रीन, ये तो भट्ट साहब ने तसल्ली आपको दी है, क्योंकि बड़े बड़े दावों की हकीकत जब सब खुल के सामने आ गई, अब आगे लोग कितना दावों पर यकीन करें। अद्वियात महंगी हुई, इसके बाद क्या किया गया है जी? जुल्म ये है कि सब्सिडी खत्म करने का प्लान बना लिया गया है। 25 लाख घरेलू सार्फिन से सस्ती बिजली की सहूलत वापस लेने की तैयारी की जा रही है। किस तरह से सस्ती बिजली दी जा रही थी, क्यों वापस ली जा रही है, ब्रेक के बाद आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। जी, तो अद्वियात महंगी हुई, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं बिजली महंगी तो हुई थी, लेकिन जो सब्सिडी दी गई थी अब वो वापस लेने का प्लान बनाया गया है, ख़त्म करने का प्लान बना लिया गया है। खबर के मुताबिक शाहिद सिपरा साहब की 25 लाख घरेलू सारिफीन से सस्ती बिजली की सहूलत वापस लेने की तैयारियां की गई हैं। एक तरफ हर रोज़ बिजली की कीमत में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ अगर कहीं पर रहम आवाम पे किया ही जा रहा था तो वो वापस लेने के लिए प्लान बना लिया गया है। जी भट्ट साहब, माफ़ी दे रहे हो, केड़ा रहम? भट्ट साहब, मैं मुतासिरीन में शामिल। हुकूमत की लुगत के अंदर रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कह रही है रहम, 699 यूनिट के ऊपर मैं लभना फिरना पे से 2 तो 5 रुपये सब्सिडी देंदे केड़े पे ने, मैनू तो कोई नहीं लभी जे। केड़ी सब्सिडी सी, मैं इत्थों निकलन तो बाद शाहिद साहब को जरूर पूछांगा वो किस चीज़ की सब्सिडी। सर आप देखें बिजली के यानी कि आप मुझे बताएं, एक आम नॉर्मल आदमी भी जो घर में बिजली यूज़ करता है, जिसके घर में 2 पंखे हैं, उसका बिल जो है वो 400 यूनिट से ज़्यादा का ही आता है। ऐसे ही 400 यूनिट से ज़्यादा का ही आता है। पता नहीं ये कौन सी सब्सिडी दे रहे थे। हर थोड़े दिनों के बाद जो है पेट्रोल की समरी पहले भेजेंगे, खबर आएगी वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की समरी बढ़ाने की, कीमत बढ़ाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अच्छा, अगले ही 1 घंटे के बाद आ जाएगा बिजली की कीमत के अंदर इतने पैसे इजाफा कर दिया गया। यानी कि इधरों नहीं कन फड़िया तो इंज करके दूजे हाथ ना कन फड़ लेता। वो जीबो गरीब, ये सब्सिडी नहीं दे रहे हैं,
किस जगह पे आप मुझे बताएं सब्सिडी मिल रही है आपको? सिर्फ दिखावा है, किसी जगह पे कोई सब्सिडी नहीं है। ये सिर्फ सिंपल उन्होंने आपको मेरा जो तजिया ये उन्होंने आपको इंडिकेट किया है, भाईजान असी फिर बढ़ाने लगे जे, फिर बढ़ाने लगे हैं ये कीमत, ये बढ़ेगी, आप देख लीजिएगा। गर्मियों के अंदर लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है, ऐसे ही है जी, बिल्कुल लोड शेडिंग भी स्टार्ट हो गई है, और गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैर एलानिया। हालांकि अभी हफ्ते में 2 दिन कारोबार बंद है, बिल्कुल। पहले आपका आप ये कहते थे टाइमिंग भी महदूद है जी, एग्जैक्टली पहले आप कहते थे चूंकि जी लोड बहुत ज्यादा है। आप मुझे बताएं केड़ा लोड है? बिल्कुल ए लगदा ट्रक दे विच सरिये लोड जिहड़ा हैगा ना ਉਹ पांदे पे ने, ट्रक दे विच सरिये दा लोड जिहड़ा हैगा ना उस तो बाद कहंदे ने एने टन हैगा, लाख उससे भी हैवी कोई लोड है भट्ट साहब, ये उससे भी हैवी लोड है। अच्छा उससे भी हैवी है, अच्छा ये अब चेक करना पड़ेगा। देखिए किसी भी जगह पे कोई सब्सिडी नहीं है। अभी तो इन्होंने ये कहा ना, अभी थोड़े दिनों बाद ये भी आ जाएगी कि जो अशय खुरनोश के ऊपर सब्सिडी के नाम पे खेल खेला गया वो भी वापस हो रही है सब्सिडी। अव्वल तो मिली मुली कोई नहीं है, वही मैं कहने लगी थी, अब ये सब्सिडी कब मिली है? वो देखे ना, वो जो रमजान मुबारक के अंदर आपको रमजान बाजारों के अंदर एक बड़ी सब्सिडी दी गई जिथे कोई चीज़ ही नहीं लभदी पई सी, ग्लूकोज लभदा पे ही चीनी की सूरत दे विच, ठीक है ना। लीमू हैगा कोई नहीं सी, लीमू की जगह बैंगन रखते गए सन, बैंगन अगर आलू नहीं गए सन, आलू की जगह पुदीना रखता गया हैगा सी, तुसी यह जाके ले लो। इन्हां चीज़ां ते सब्सिडी, ये सब्सिडी दी, ये सब्सिडी थी। ये सेम यही सिचुएशन है। बुनियादी तौर पर उन्होंने आपको इंडिकेट किया है कि सर हम बिजली की कीमतें मजीद बढ़ाने जा रहे हैं, जहनी तौर पर तैयार हो जाएं। अलहदा बात है कि उन्होंने वो दिमाग की दवाई जो सी वो महंगी कर दी है। सही कह रहे हैं आप, और ये चीज़ें थमने वाली नहीं है, महंगाई मजीद ऐसे ही होगी। बार बार आप लोगों को इस चीज़ से तंबीह की जा रही है कि मत सोचें कि कभी कोई चीज़ आपको सस्ती मिलने वाली है, क्योंकि सस्ती अशिया की फराहमी किसी की तरजीह है ही नहीं, इस पर कोई प्लान ही नहीं बना सकता और ना ही कोई बनाना चाहता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं और ख़बर ये है जी, खाली प्लॉट्स पर 5% टैक्स एक बार फिर बढ़ाने की तजवीज़। लें जी, अब कौन सी चीज़ हम कहें कि कम की जा रही है? ज़रूरी इनकम पर भी वसूली का प्लान बनाया जा रहा है। जी भट्ट साहब देखिए अना ये जो 5% टैक्स बढ़ा, मैं इसके किसी हद तक हक में हूँ। 5 मरले के हमें भी समझा दें। जी मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न, जो मैं चूँकि कुछ फेज से गुजरा इसलिए। देखें जो बड़े बड़े प्लॉट्स हैं ना, जो बड़े बड़े डीलर्स हैं वो प्लॉट्स लेके रख लेते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटियों के अंदर वो रख लेते हैं। अच्छा जिस वक्त ज़मीन की कीमत बढ़ती है, अगर सपोज एक सोसाइटी के अंदर 27 लाख रुपए का इस वक्त प्लॉट मिल रहा है ना, तो वो प्लॉट अगर आपने लेके रख लिया, वो आपने कुछ 6, 7, 8 प्लॉट मुख्तलिफ फेज में लेके रख लिए, उसके बाद उसके ऊपर जब कीमत बढ़ेगी वो 27 लाख से जंप करके एकदम 35, 36, 37 लाख तक चली जाएगी। कमा कौन रहा है उसके ऊपर? कमा रहा है वो डीलर कमा रहा है। अगर मेरा जाती प्लॉट है ना, मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो वो प्लॉट खाली पड़ा रहेगा कि यार मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं बनाऊंगा, वो यानी कि मेरे जैसा बंदा इसी चक्कर में रहता है। लेकिन जो खाली प्लॉट है, आप ये देखें सारी डीलिंग जो है इस वक्त यही काम हो रहा है। आप मार्केट के अंदर चली जाए, बड़े बड़े डीलर्स ने, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर एक अगर 4 कुर्सियां लगा के एक बंदा बैठा हुआ है ना, तो अगर आप जज उससे पूछेगी ना तो उसके पास कम से कम 10 से 12 प्लॉट उसने लेके रखे होंगे जिसके ऊपर वो पैसों की कर रहा होगा। टैक्स उसने देना नहीं है क्योंकि वो प्लॉट ओपन लेटर के ऊपर है। मैं जो जितनी मेरी मालूमात है, नाकिस माल, वो ओपन है, उसके ऊपर उसने टैक्स देना नहीं है कि जी अभी बिके नहीं है। तो देखें अगर आप बढ़ाएंगे, इसके अंदर मैकेनिज्म रखना जरूरी है कि ये प्लॉट जो है वो किसी ने खरीदा हुआ है, इंडिविजुअली के पास है या ये डीलर के पास है। अगर तो डीलर्स के पास है, मैं कहता हूँ तुन के रखो, लो टैक्स इनके ऊपर, ले इनसे टैक्स। क्योंकि आप देखें, आप एक प्लॉट की एक्चुअल कीमत से 10, 12, 15 लाख रुपए ज्यादा कमा रहे हैं और गवर्नमेंट को आप टैक्स नहीं दे रहे हैं। इस हवाले से मैं इसके इसलिए हक में हूं। अच्छा, ज़रूरी इनकम पर टैक्स वसूली का प्लान, देखिए ये पंजाब असेंबली के अंदर भी डिस्कस हुई है और लोगों को इसके ऊपर टैक्सेस के नोटिस आ गए हैं। ये मामला पंजाब असेंबली के अंदर भी उठाया गया है कि जो ज़रूरी टैक्स है उसके ऊपर वसूलियां की जा रही हैं, नोटिस जारी कर दी गई। ये सबसे बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। अव्वल तो आपने
जो ज़रूरी ज़मीन है आप वो ख़त्म करते जा रहे हैं। आप ये देखें ज़रूरी ज़मीन इस वक्त हमारी ख़त्म होती जा रही है। हम ज़रात करते हैं रात। हाँ, इसी के ऊपर मुझे याद आ गया, प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे हमें अपनी चीज़ें बेचनी है, हम कब तक चावल चीनी अपनी बेचते रहेंगे। ओ भाईजान तुसी ज़रात वाला मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है, और हम कह रहे हैं हम कब तक आप ज़रूर बढ़ाएं, लेकिन इसका मतलब है कि आप ज़रात को ख़त्म कर रहे हैं। ज़रात, आप मुझे बताएं किसानों को आप क्या दे रहे हैं? आए दिन किसान सड़क पर होते हैं, मिडलमैन सबसे ज्यादा कमा रहा है, मिडलमैन को आप पकड़ नहीं रहे हैं। किसानों के ऊपर ठोक के जो उनसे है ना आप जो है वो टैक्सेस पे टैक्सेस लगाई जा रहे हैं। ज़रूरी ज़मीनें आप ख़त्म करके वहां पे आप प्लाजे, रिहायशी कॉलोनियां, यानी कि जो आपका दिल आता है आप वो करी जा रहे हैं। ऐसे ही है। तो आप मुझे बताएं आपके मुल्क में ज़रूरी अजनास का बहरान पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? बासमती चावल हमारी पहचान है, उस चावल को कौन लेके जा रहा है मार्केट के अंदर? आपका केस चल रहा है, आप उसको परसू ही नहीं कर रहे हैं। भारत उसके ऊपर जो है वो कब्जा जमाई बैठा है, वो उसके ऊपर इंटरनेशनल लेवल, वो क्या कहते हैं मुझे इतनी ज्यादा टेक्निकल चीजों का नहीं पता, लेकिन वो उसको आलमी सतह पर ऑन करवा रहा है। हम पीछे हट रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमने चावल चीनी बेचनी है, ज़रूरी इनकम पर जो हम टैक्स लगाए जा रहे हैं। मुझे बताएं कौन सा किसान जो है वो अपनी ज़मीन के ऊपर गंदम, चावल, कपास या बाकी जो चीजें हैं वो उगाएगा? कोई भी नहीं उगाएगा। किसानों के अपने इतने सारे मसाइल हैं, उनको जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना मुआवजा उतना अदायगी नहीं की जा रही है, और फिर उसके बाद अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप टैक्स वसूल करेंगे तो फिर बेचारे किसान का अच्छा मुवाजना करते हैं हम भारत के साथ साथ जाके कि भारत के अंदर यूं हो गया, फलां हो गया, ये हो गया। और भाईजान अपने मुल्क में वेह ले वो, उसके बाद आप किसी की तरफ जाइएगा कि आप अपने किसान को क्या सहूलत दे रहे हैं। किसान को कोई सहूलत नहीं मिल रही, सिर्फ कागजों के अंदर सहूलत दे रहे हैं। सबकी सोचने समझने की सलाहियतें आप मफकूद कर रहे हैं। फिर कह रहा हूं मुश्किल वक्त इनका था, निकल गया। अवाम के लिए मुश्किल वक्त नहीं खत्म होना, अवाम का मुश्किल वक्त तो चल रहा है, समझ नहीं लगनी वो कब खत्म होना है। ये मेरे तो समझ से बालातर है कि किसी दिन मैं भी आऊं, मैं आके अखबार उठाऊं, उसके अंदर लिखा हो भट्ट साहब ये 5 साल पूरे होने पे ये अवाम का वक्त जो है वो खत्म होना है। तो सर उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो क्या करेगी? चले अब लोगों ने उम्मीदें तो बांध ली हैं, पर अब उम्मीद पे दुनिया सर उम्मीद ना ना एक वट्टा भी बांध लो, वो जो अगली गवर्नमेंट आएगी ना उस वट्टे देना उम्मीद नहर से जाके सूट देना। भट्ट साहब आप ऐसे तो ना करें, सुबह सुबह लोगों को मजीद परेशान। आप हकीकत पसंद बने ना। जितनी हमारे ऊपर मुश्किलात हर मामले के अंदर डाल दी गई हैं, आपका क्या ख्याल है आने वाली जो हुकूमत है वो आते साथ ही सॉल्व कर लेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो पीपल्स पार्टी भी भाग गई। हर हुकूमत का एक वतीरा बनना है, आने वाली हुकूमत दूसरे पे जो है सारा बर्डन डालती है, और ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहता है। 5 साल पूरे हो जाते हैं और अगली हुकूमत की बारी आ जाती है। जी अगली खबर है, रिंग रोड लूप 3 हुकूमती अदम दिलचस्पी का शिकार, तामीर शुरू ना होने से लागत में होशरुबा इजाफा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसको डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। रिंग रोड लूप 3 हुकूमती अदम दिलचस्पी का शिकार है, तामीर शुरू ना होने से लागत में होशरुबा इजाफा हो गया है। वैसे तो बहुत सारे मंसूबे हैं ऐसे भट्ट साहब जिन पर दिलचस्पी नहीं ली गई और मंसूबे ताखीर का शिकार हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं रिंग रोड लूप 3 की। जी क्या कहेंगे आप? रिंग रोड लूप 3 की ना बात करें, लाहौर की 9 सड़कें ऐसी हैं ऐसे जो 2018 से इस बात की मुंतजिर हैं कि उनके ऊपर पैसे खर्च किए जाए और वापस ले लिए गए हैं वो फंड्स। नहीं, फंड्स नहीं वापस दिए ही नहीं गए। 2018 के बाद फंड्स दिए ही नहीं गए। अच्छा, ये हो सकता है कि उन्होंने ये कहा जी हमने फंड दिए, दे के बाद अच्छा दिए ही नहीं गए। मिक्स कर रही हूँ वासा को, फंड्स वासा के जो है वो वापस लिए। क्योंकि मुझे इसलिए पता है कि परसों पंजाब असेंबली के अंदर यही रिपोर्ट पेश की गई है। इस समेत ये दुरे ने जो खबर दी है, इस समेत 9 सड़कें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो मुरम्मत की मुंतजिर हैं। मैं इसके साथ मेंशन करना चाहूंगा, मैं आपको थोड़ा सा जरूर ये देखें, बरकी रोड अब्दुल्ला गुल इंटरचेंज है हडियारा तक। अच्छा। ये मुरम्मत होने वाली है। अब सुनते जाइएगा जो रोड्स हैं। सगियां हैं, ये दोसाकू चौक तक इसकी 5 किलोमीटर की लंबाई है, नहीं किया गया। रायविंड रोड, ये जो जिसके अंदर ये सारा ये लूप ये वाला जाता है, जो दुरे की खबर है, रायविंड तक 24 किलोमीटर तक का इलाका है जिसको रिपेयर करना है समेत इसके अंदर। डिफेंस फिरोजपुर रोड मुल्तान रोड 25 किलोमीटर का इलाका है कि जिसको रिपेयर करना, जो 2018 के बाद रिपेयर ही नहीं हुई है। आगे आ जाए जी, ये रायविंड रोड है,
पाजिया बाईपास 6 किलोमीटर तक है। जीटी रोड कायदे आजम इंटरचेंज वागा तक 11 किलोमीटर की सड़क है। मैंने ये 9 सड़कें आपको बताई हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, जिनके ऊपर 2000 यानी कि जब से ये हुकूमत आई है, सब मेन शाहराएं हैं। एग्जैक्टली 2018 में इलेक्शन हुए थे ना, 18 से ले यानी कि आखिरी दफा साबका हुकूमत के दौर के अंदर इन सड़कों को रिपेयर किया गया। उसके बाद इन 9 सड़कों को रिपेयर ही नहीं किए, फंड ही नहीं दिए गए। ये पंजाब असेंबली के अंदर रिटर्न है, मैं यानी कि मैं अपने से नहीं बता रहा हूं या मेरा कुछ, ये रिटर्न है जो महकमा मुआसलात ने दिया है। अब रिंग रोड लूप 3 इसका मंसूबा आपने बनाया, जो बजट था देखें 2.6 अरब का बजट दूरे कह रहा है अकाउंट में पड़ा रह गया, लगाया नहीं। अब उस पे कौन जवाब दिया? मैंने लादा होते कमेटी पाई इसी कमेटी का तो आपको पता होगा ना, बिल्कुल, कि आपने कोई अपनी जरूरियात पूरी करनी होती तो यहाँ आपने बैंक के अंदर एक मखसूस रकम जो रखवा देती हैं कि उसके ऊपर पैसे आते रहेंगे। ये मेरे ख्याल में उन्होंने कमेटी पाई सी या बैंक च रखवाता सी कि 6 अरब दे उत्ते ना कोई। बट साहब लेकिन हमने पैसे होने के बावजूद सिर्फ इसको ये कह दें कि अदम दिलचस्पी की वजह से नहीं हो सका, मतलब ये चीजें इस तरह से तो सर से गुजारने वाली नहीं है कि आप गफलत अदम दिलचस्पी का नाम लेकर। अच्छा, दिलचस्पी है किसी जगह पे किसी चीज में? ये इस चीज का जवाब तो सभी को चाहिए कि 2018 से लेकर 2021 तक आप मुझे बता दें अगर किसी चीज में आपका ध्यान ही नहीं गया इतने बड़े बड़े अहम मंसूबों में। एक चीज में दिलचस्पी है, महंगाई करने। वो तो है ही है, वो तो ऑब्वियसली वो तो हर हुकूमत की होती है दिलचस्पी। देखें एक चीज में दिलचस्पी है, अपोजिशन को क्रश कैसे करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि कोई स्पीच आप उठा के देख लें, कोई फंक्शन आप उठा के देख लें, कोई स्टेटमेंट उठा के देख लें हुकूमत की, उसके अंदर अगर अपोजिशन का जिक्र ना हो तो जनाब जो चोर की सजा वो मेरी सजा। ऐसे ही यानी कि अपोजिशन से आप शुरू होंगे और अपोजिशन पे जाके आप खत्म कर देंगे। भाई आपने क्या कंट्रीब्यूशन किया, आपने सिर्फ इजाफा किया महंगाई। साहब ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अपनी गले से चीज़ें उतार के दूसरों पे डालने का। आप जब दूसरों की कोताहियाँ, दूसरों की बुराइयाँ हाईलाइट करना शुरू होते हैं तो आपको एक अंदर से सुकून मिलता है कि जी हमने तो कुछ नहीं ऐसा किया और हम बस दूसरों को पॉइंट आउट करके बता रहे हैं कि हम तो बहुत ही अच्छे। अच्छा, इसके ऊपर ना एक हदीस भी है, वो बड़ी यानी कि मफहूम उसका ये है कि आप जब किसी की चुगलखोरी उसकी पीछे से करते हैं या उसकी बुराइयां करते हैं तो जिसकी आप बुराई कर रहे होते हैं उसकी वो बुराइयां कम होती हैं। ठीक है ना, आपने अपोजिशन की इतनी बुराइयां किया, हर चीज़ का जिम्मेदार आपने अपोजिशन को इतना करार दिया है कि मैं आपको बताऊं लोगों को वो मुस्लिम लीग नून, वही पीपल्स पार्टी, वही बाकी जो दूसरे चोर लटेरे नहीं कहूँगा मैं, खैर है यानी कि वो लोग आपको अच्छे लगने लग पड़े हैं। इनकी निस्बत कंपैरिजन करना सिखाया ना इन लोगों ने पहले दिन से। गुज़िश्ता हुकूमत ने ये किया, हमने ये किया। जब आपने खुद कंपैरिजन करना सिखाया तो लोगों ने अच्छी तरह फिर कंपैरिजन करके अब आप गुलाब देवी का अंडरपास आपने बनाना शुरू कर दिया। आप ये देखें कितनी मसरूफ तरीन शाहरा है। ऐसे ही है। आपने कोई प्लानिंग की है कि यहाँ की ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करेंगे? अभी तक लोगों को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पे कितने हॉस्पिटल्स हैं इस लाइन के अंदर, आप देखें गुलाब देवी हॉस्पिटल बिल्कुल उसके आगे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल बिल्कुल 2 कदम के फासले के ऊपर है। यानी कि वहाँ पे हर वक्त मरीजों की रेल पे लगी रहती है, आना जाना। कैसे अभी मैं आ रहा था जब आप मुझे कह रही थी ना, मैं आपको बताऊं वहां पे ट्रैफिक जो है वो स्टक होना शुरू हो गई थी, ट्रैफिक स्टक होना शुरू हो गई थी। ये जो पैसे थे ये कमेटी डाली हुई थी उन्होंने, उस कमेटी में से अब जो कुछ निकला होगा वो कहीं ना कहीं तो लगा होगा ना। वो एक अलग बात है कि ये मंसूबा नहीं लगा, लागत में उसकी इजाफा हो गया है, किसी ना किसी को जाते हुए ये ठेका दे देंगे, उसकी जो है वो लॉटरी निकल आएगी। लाजमी बात है 2 अरब का मंसूबा 6 अरब पे चला जाएगा। अब वो जो 4 अरब रुपये है उसमें से 4 अरब रुपये में से कोई 1 आध अरब रुपया या 1.5 अरब रुपया जो है वो मेरी जेब में भी आ जाएगा, मैं भी खुश, आप तो भी सारे खुश। जेबें भरते रहेंगे तो फिर भट्ट साहब यही हाल होगा। खैर अगली खबर भी शामिल कर लेते हैं। शाहदरा चिल्ड्रन फैमिली पार्क का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। डिज़ाइन तैयार हो गया है। सैरो तफरी की तमाम बुनियादी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। ये आपको मुकम्मल होता कब नजर आएगा? लोग यहाँ सैरो तफरी करने कब जाएंगे? सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी है, डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है, लोग कब जा सकेंगे यहाँ पर? देखें ये बुनियादी तौर पे मंसूबा जो बनाया गया है ये इलेक्शन के लिए बनाया गया है। वहाँ से जिन साहब ने PTI के इलेक्शन लड़ना है ये उनका मंसूबा है। क्या समझिए आप, वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। अगला जब भी 2023 का जब भी इलेक्शन होना है, आप मुझे बताइए शहर में और भी पार्क हैं, उनकी हालत जार क्या है?
बिल्कुल उनकी हालत इज़ार क्या है। शादरा में ट्रैफिक तो अभी तक आपसे कंट्रोल नहीं हो पाई। इमामिया कॉलोनी का जो फाटक है वो तो अभी तक आपसे वो मेरे ख्याल में नहीं बना ना, नहीं, बिल्कुल नहीं बना ना। फाहद होता तो फाहद से पूछे, फाहद आता है ना हमारा वहां से। यानी कि जो बुनियादी चीज है पार्क का बनाए, अच्छी बात है, बनाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है लोगों। लेकिन आपने कभी वहां की फिजा का जायजा लिया, कितनी आलूदगी है वहां पर। आप वहां पे जो ये पार्क बनाएंगे क्या उससे आलूदगी कम होगी? वो बिलियन ट्री और दरख्त जड़े लाने सन वो कितने ने, वो कितने ने को दहाओ सन भी दहा जो दरख्त लगे थे वो एने पौधे ला देंगे ने, उस तो बाद कहंदे ने बिलियन ट्री दे पौधे लाते ने। हुण पौधे ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ और साडे भी कोई बच्चियां ने अगे बच्चे कोई आएंगे वो वेखणगे। तो ग्रीन बेल्ट्स बट सब ऐसे आपको उजड़ी हुई नजर आ रही हैं जैसे शहर के हालात थे, बिल्कुल ही उससे मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं। तो पता नहीं ये बिलियन ट्री वाला कहाँ पर गया सर है आपको ये ग्रीन बेल्ट्स और ये ग्रीनरी जो उनसी है ना सिर्फ पोश इलाके के अंदर नजर आएगी। मेरा हमेशा से यही रोना रहा, हमेशा से, और शायद मैं ये रोना रोता ही रहूंगा कि ये ग्रीनरी जो है आपको गुलबर्ग में नजर आ जाएगी, ठीक है ना, गुलबर्ग से हटके मॉडल टाउन के अंदर नजर आ जाएगी, डिफेंस के अंदर नजर आ जाएगी। और यार इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं, बहुत सारे लाहौर के अंदर एरियाज हैं। आप वहां पे तो ग्रीनरी नहीं लगा रहे हैं। आप तो सारा फोकस आपका सिर्फ ये है, ये जो मंसूबा बनाया है, अल्लाह करे कि ये कंप्लीट हो जाए, अल्लाह करे शादरा के अवाम को भी कोई। लेकिन फिलहाल तो जल्दी कंप्लीट होता नहीं नजर आ रहा। साल हर साल इस तरह के मंसूबों के लिए दरकार होते हैं। जी तो नाज़रीन ये थी हमारे पास अहम खबर आपके साथ शेयर की है। अगली खबर कर लेते हैं जी सर्विसेज अस्पताल से। और सर्विसेज अस्पताल में हालात ये हैं, रेडियोलॉजी ब्लॉक में जदीद मशीन जो है वो 6 माह बाद भी नस्ब नहीं हो सकी है। बट साहब अस्पतालों की सूरत हाल आपने डिस्कस की थी, अद्वियात भी महंगी हो गई अस्पतालों में, कहीं लिफ्ट्स ख़राब हैं, कहीं मशीनें ख़राब हैं, और जहां नई मशीनें नस्ब होनी हैं वो भी नहीं की जा रही। क्या कहेंगे? अभी आपने खबर कही, वो जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, रुपया ऊपर चला गया, वो रुपया वापस आ गया नीचे, देखा आपने? वापस कहाँ है बट साहब? रुपए की कदर में देखो ऊपर गया था नीचे गिर गया ना, आके ऐसे ही गिर गया ना। देखे ना, चले अब मैंने कहा देखें आपकी जो है ना वो सुन ली, कैसे सुनी है, ऊपर गया था फटाफट उन्होंने कहा थले सुटो थले सुटो थले सुटो। एनी हाउ रेडियोलॉजी ब्लॉक मशीन 6 माह बाद भी मुकम्मल नहीं। यहाँ पे तो आप ले लेते हैं, मशीनें ले लेते हैं, उनके साथ आप जो है वो उनका इक्विपमेंट भी पूरा नहीं लेते, पैसे जो है वो आप पूरे के पूरे जो है वो दे देते हैं। आप मुझे बताएं, आपको सेहत के शोबे में कोई थोड़ी बहुत किसी भी जगह पे इन 3-3.5 होती तो चले हमें ना पता होता, जाहिद साहब जरूर बताते। जाहिद साहब जितना कीनली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं वो ज़रूर इस बारे में बताते हैं। वैसे तो मैं जाहिद साहब को मशवरा दूंगा, जाहिद साहब ने एक क्लिनिक खोल लेना। तो भट्ट साहब ये खबरें कौन देगा, रहने दें आप, भट्ट साहब उनको अपना काम करने दें। एक्स्ट्रा मतलब जाहिद साहब पूरे डॉक्टर है हुन। ये तो आप सही कह रहे हैं। देखें वो मशीनों के भी डॉक्टर हैं, वो इंसानों के भी डॉक्टर बन गए। सही कह रहे हैं। यानी कि जाहिद साहब ये खबर दे रहे हैं, जाहिद साहब के पास इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। यानी कि आप किसी हॉस्पिटल के अंदर चले जाएं, आपको ये मशीनें ऐसे ही खराब पड़ी नजर आएंगी जिनके ऊपर किसी अब उसका इशू है ना कि आप ना तो इनका कोई फॉलोअप लेते हैं, ना मेंटेनेंस करते हैं, और ना ही इन मशीनों को ठीक करने के लिए यहाँ पर आलात मौजूद हैं, क्योंकि बाहर से खरीदी जाती हैं। इसलिए जब एक आपकी मशीन, चाहे वो CT स्कैन है, चाहे वो दूसरी मशीनें हैं, वो खराब हो जाए तो वो बंद कमरों की नजर मुफ्त दिले बेरहम। सही कह रहे हैं। आपके अपने पल्ले से थोड़ी आई है, ये तो आपके मेरे पैसों के मुझे ये बता दें बट सब हालात ये हैं, डॉक्टर साहिबा सब अच्छा कैसे बता देती हैं महकमा सेहत से, इसका जवाब मुझे आप दें। देखें डॉक्टर साहबा से जवाब लेना तो वो आप जाहिद साहब को ही कहें या बसाम को कहें, डॉक्टर साहबा का जवाब मैं नहीं दे सकता मुझे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। वो वहाँ जो है ना, जब कभी जाहिद साहब ने भी जवाब लेने की कोशिश की है ना, हमने डॉक्टर साहिबा की हमेशा नाराज़गी देखी है। तो ये नाराज़गी इसीलिए शायद रहती है क्योंकि बयान करने के लिए कुछ नहीं होता। बट सब वक्त हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, आप हेडलाइंस जानिए जिसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के
बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल कर लेते हैं सेगमेंट्स, जिसमें सबसे पहले सब्जियां बाहर किस कीमत पर मिल रही हैं। आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी टाइम आप लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि आज घर में बनाना क्या है। तो शामिल करते हैं आज का पहला सेगमेंट, जान लेते हैं आज के भाव। हमारे रिपोर्टर फारान यामीन मार्केट में मौजूद हैं। फारान, बताइए सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आज? जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की गई है उसके मुताबिक आलू नया जो दर्जा अव्वल है उसकी कम से कम रेट 45 और ज़्यादा से ज़्यादा 48 है। इसी तरह जो आलू नया दर्जा दो में उसका कम से कम रेट 39 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 रुपये है। इसी तरह जो आलू ढेरी है उसका रेट 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 38 रुपये है। आलू सफ़ेद का कम से कम रेट 23 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये है। प्याज दर्जा अव्वल कम से कम रेट 21 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जो मार्केट कमेटी की जानिब से जारी किया गया है 23 रुपये है। प्याज दर्जा दोम कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 रुपये है। प्याज दर्जा सोम कम से कम रेट 13 रुपये और जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट है वो 15 रुपये फ़ी किलो है। टमाटर दर्जा अव्वल कम से कम 20 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 22 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह टमाटर जो दर्जा दोम है कम से कम रेट 16 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट है वो 18 रुपये फ़ी किलो। इसी तरह दर्जा सोम टमाटर कम से कम रेट 12 रुपये और जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 14 रुपये फ़ी किलो है। ये सरकारी तौर पर मार्केट कमेटी ने रेट लिस्ट जारी की गई है। इसी तरह जो लहसुन देसी है उसका कम से कम 110 रुपये फ़ी किलो रेट है और ज़्यादा से ज़्यादा 115 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह लहसुन हरनाई का कम से कम जो रेट है वो 125 है और ज़्यादा से ज़्यादा 130 रुपये है। अदरक चाइना कम से कम 290 और ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह जो खीरा देसी है उसका कम से कम रेट 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 52 रुपये फ़ी किलो है। खीरा फार्मी काला कम से कम 50 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका रेट है वो 52 रुपये है। इसी तरह लसूड़े कम से कम उसका रेट 40 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 42 रुपये फ़ी किलो है। करेला कम से कम रेट 65 रुपये और जो ज़्यादा से ज़्यादा रेट है वो 67 रुपये फ़ी किलो आज मार्केट कमेटी की जानिब से जारी किया गया है। इसी तरह जो पालक है उसका कम से कम रेट 30 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 32 रुपये फ़ी किलो है। कच्चा आम उसका जो कम से कम फ़ी किलो रेट है वो 40 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 42 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह जो मेथी है उसके कम से कम जो रेट है 90 रुपये फ़ी किलो और ज़्यादा से ज़्यादा 93 रुपये फ़ी किलो है। ठीक है जी फारान, थैंक यू सो मच। सब्जियों की कीमतें आपने हमें बताई। अब हमारे पास है जी मीट रेट। ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बीफ पर केजी कितने रुपए में मिलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ जी। 590 रुपये किलो में आप यहाँ से बीफ पर केजी खरीद सकते हैं। इसी तरह बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 760 रुपये किलो में। मटन पर केजी यहाँ से आप खरीद सकते हैं 1580 रुपये किलो में और इसी तरह मटन मिन्स यहाँ से आपको मिलेगा पर केजी 1650 रुपये में। इसके बाद जी हमारे पास हैं चिकन के रेट और गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मार्केट में जिंदा मुर्गी अवेलेबल है 221 रुपये में। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा जी 320 रुपये किलो में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरे पास है एग रेट। सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक मार्केट में आपको अंडे मिलेंगे 148 रुपये दर्जन में। इसके बाद होलसेल से आप 2 रुपये बचा सकते हैं, 146 रुपये दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और गोरमे पे अगर आप जाएंगे यहाँ पर 147 रुपीज़ 147 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं जी। तो अब कुछ बात कर लेते हैं आपने बचत कैसे करनी है। सेगमेंट शामिल करते हैं बचत बाजार। सेल्स कहाँ लगी हैं आपको मैं बता देती हूँ। ब्रांड कौन कौन से हैं। ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। वैसे तो आज मार्केटें बंद हैं। पहला ब्रांड है जी J.Dot अप टू 50% ऑफ। रॉयल टैग अगर आप जा रहे हैं यहाँ पर भी अप टू 50% ऑफ है। गुल अहमद पर अप टू 70% ऑफ। और अगर आप जा रहे हैं रंगजा पे यहाँ पर अप टू 50% ऑफ। ये तो थी सेल्स। कहाँ सेल्स लगी हैं आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं माल का हाल। डिफरेंट करेंसी रेट हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करते हैं।
इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। शो में वापस आएंगे तो हम आपको बताने वाले हैं गर्मी की शिद्दत में आपने अपनी स्किन की हिफाजत किस तरह से करनी है। लास्ट सैटरडे डॉक्टर हारून अभी हमारे साथ थे और आपकी बहुत सारी कॉल्स आई थी जिसमें आपने छाइयों का इलाज पूछा था और पूछा था कि गर्मी की शिद्दत से आप अपने चेहरे को किस तरह से महफूज रख सकते हैं। तो डॉक्टर हारून अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, तो कुछ बात करेंगे स्किन को आपने किस तरह से अपनी खुशनुमा बनाना है। हमारे साथ ही रहिएगा, ब्रेक के बाद आते हैं। तो खुश आमदीद कहेंगे और आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे सवालात लास्ट वीकेंड आप लोगों के थे कि किस तरह से चेहरे पे जो छाइयाँ हैं, दाग धब्बों के निशानात हैं, उनको दूर किया जाए। तो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर हारून नबी। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप तैयार हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपने खुद कॉलर्स जो थे उनके सवालात सुने और मैक्सिमम लोगों ने यही पूछा था कि चेहरे पे छाइयाँ पड़ जाती हैं जी। तो आगाज़ हम इसलिए इस तरह से कर लेते हैं, छाइयों की वजूहात बेसिकली क्या होती हैं? छाइयाँ जो है ना, ये एक हमारे घर का या स्किन स्पेशलिस्ट के घर का सबसे ज़िद्दी बच्चा होता है, तो इसलिए इसकी काजेज़ बहुत सारी हैं, तो इसको ट्रीट भी हमें फिर बहुत सारे टूल्स के साथ करना पड़ता है। और आम तौर पे ये देखा गया है कि ये फीमेल्स में ज़रा ज़्यादा होती हैं और चाइल्ड बेयरिंग एज में ज़्यादा होती हैं। और उसमें जो कॉमन काज है ये प्रेगनेंसी में या हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से और सन एक्सपोजर की वजह से, सही, और दवाइयाँ, और इसकी वजह से बहुत कॉमन है कि हम जो गैर ज़रूरी दवाइयाँ, पेन किलर्स खाते रहते हैं, या आजकल मैंने देखा है कि लोग तरह तरह के विटामिन्स और वेट रिड्यूसिंग चीज़ें खा रहे होते हैं। और इसी तरह जो है ना, इसकी एक और कॉमन काज जो मेरे हिसाब से स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस भी है, सही। तो ये बहुत सारी इसकी वजूहात हैं। तो और मैंने एक और चीज़ भी नोट की है कि कुछ प्रोफेशंस में मैंने देखा है कि ये कुछ ज़्यादा ही उन लोगों में है। जिस तरह मैंने देखा है कि इवन यंग नर्सिस में जो अनमैरिड होती हैं उनमें भी ये काफ़ी कॉमन है। अच्छा। और बड़ी ढीठ किस्म की होती हैं। और इसी तरह जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स या एयर होस्टेसेस होती हैं उनमें भी ये कुछ कॉमन है, सही, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम। सही। और अदरवाइज़ उनकी स्किन बड़ी शानदार होती है और यंग होती हैं, लेकिन फिर भी उनमें ये ज़रा ज़्यादा होता है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम रीज़न्स तो आपने बता दी, इसकी वजूहात क्या होती हैं, अब इलाज की तरफ जाना है। इसका बेस्ट इलाज कौन सा मौजूद है? आयशा दिखा भी रही हैं, मैं चाहूँगी आप इसको एक्सप्लेन भी करें। लेकिन नॉर्मली अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है चेहरे पे छाइयाँ हैं तो फर्स्ट आप क्या रिकमेंड करते जी, हैं? फर्स्ट ट्रीटमेंट तो ये होती है कि हम हर पेशेंट को एक जो है ना फिक्स रिजीम के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। क्योंकि छाइयों की 3 किस्में हैं। एक है जो स्किन की ऊपर वाली लेयर में होती है, और एक जो मिक्स होता है के जो अपर और मिडल लेयर में, और एक ये होता आप है ही को पता है, हमें तो जो ऊपर नजर आ रहा है वही पता होता जो है। नहीं, वो जो सुपरफिशियल होती हैं, जो स्किन की ऊपर वाली लेयर में होती हैं, उनका बड़ा लाइट सा कलर होता अच्छा। है। फिर जो डीप होता है मेलाज़मा, जो नीचे वाली लेयर के अंदर होता है, उसका कलर ज़रा डिफरेंट होता है। और आजकल एक और जो तीसरा जो कॉमन टाइप है जो हम देखते हैं कि जो लोग गोरे होने वाली क्रीम यूज़ करते हैं या मिक्स क्रीम में मेलाज़मा को ट्रीट करते हैं, तो उसकी वजह से खून की नालियाँ बड़ी प्रोमिनेंट हो जाती हैं। सही, सही। तो जो खून की नालियाँ प्रोमिनेंट होती हैं, तो ये एक तीसरी किस्म का ढीठ मिलाज़मा पैदा हो जाता है। अच्छा। तो अब हमने ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना होता है। और ट्रीटमेंट में जो एक सबसे पहली जो चीज़ आती है वो नंबर 1 पे आती है सन ब्लॉक। क्योंकि इसकी एक काज है कि सन जो है ना, जो सनलाइट या यूवी लाइट मैं कहूँगा, ठीक है। कि आप ये देखें इधर कितनी ज़्यादा लाइट है, तो ये यूवी लाइट है। ठीक है। तो यूवी लाइट जो है ये हमारी स्किन को टैन कर देती है और पिगमेंटेशन को स्टिमुलेट कर देती है। तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल, यानी हमें भी इससे महफूज रहना आपको है। बिल्कुल इतनी इस लाइट में तो मेरे ख्याल है कि सन ब्लॉक मस्ट होना चाहिए। सही। तो एक तो सबसे पहला है सन ब्लॉक, और सन ब्लॉक कम से कम जो है मेरा ख्याल है कि 40 या 50 प्लस SPF का होना चाहिए। ठीक है। और बहुत ज़्यादा SPF की भी ज़रूरत नहीं होती। और इसके लिए अक्सर ख़वातीन ये पूछती हैं कि हमें वो सन ब्लॉक दें जिसके ऊपर मेकअप लग जाता है। तो वो हम आजकल बेस वाले भी सन ब्लॉक आए हुए हैं कॉम्पैक्ट की सूरत में। और गर्मी में हर पेशेंट की कंप्लेंट होती है कि जी वो सन ब्लॉक दें जो चिप ना करे। हाँ, बिल्कुल। तो उसके लिए जो है पाउडर फॉर्म सन ब्लॉक हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और चूँकि आपको पता है कि हमारा जो सन है वो ज़्यादा देर होता है
और हमारा जो सिर्फ 3 महीने या 2 महीने ऐसे होते हैं जिसमें सन कम होता है। बिल्कुल। तो मैं एक पब्लिक और अब तो ये पीक टाइम चल रहा है। पीक टाइम चल रहा है। तो मैं अपनी पब्लिक को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि शुरू से ही बच्चों को सन ब्लॉक लगाने की आदत डालें। सही। डॉक्टर साहब, मैं ये ट्रीटमेंट जो आप कर रहे हैं, मैं इसकी तरफ अब आना चाहूँगी, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये क्या छाइयों को दूर करने के लिए ही जी, ट्रीटमेंट? पहले इसमें ये तो लेज़र से है ना। ठीक है। तो पहले हम ये करते हैं कि जो पहला हमारा है कि लगाने की दवाइयाँ। अच्छा आयशा, वो अब डॉक्टर साहब बताएंगे, फिर इसकी तरफ आते हैं। हाँ, पहले आपने दवाइयाँ पहले लगानी मैं है। चाहता हूँ कि लगाने की दवाइयाँ। ठीक है। और नंबर 1 तो सन ब्लॉक की आदत ज़रूर डालें। ठीक है। नंबर 2 पे है विटामिन सी का कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है शाम के वक्त होना चाहिए। और नंबर 3 पे कोई ब्लीचिंग एजेंट जो आपके डॉक्टर आपके मेलाज़मा या छाई की किस्म देख के आपको रिकमेंड करेंगे कि ये कौन सी क्रीम रात के वक्त होनी चाहिए। ठीक है। तो वो भी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है। उसमें ये नाइसिनामाइड है, रेटिनॉल है और हाइड्रोकिनोन तो अब बहुत कम यूज़ होती है और कुछ कम्बिनेशन क्रीम्स हैं वो यूज़ होती हैं। लेकिन खुदा के लिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ये कम्बिनेशन बनवाएं। खुद से ये ना जो करें। पार्लर पे आपको कम्बिनेशन मिल जाते हैं वो ना यूज़ करें। अच्छा, अब तमाम ट्रीटमेंट जो आपने करीमें बताई हैं कि आपने ये लगानी है, ये ट्रीटमेंट है, उसके साथ दूसरा ट्रीटमेंट ये जो आप दिखा रहे हैं, ये साथ साथ चलता है कि फिर इसके वेट करने के बाद? इसके मैं तो हर पेशेंट को ये कहता हूँ कि एटलीस्ट 2 से 3 माह पहले ये ट्रीटमेंट यूज़ करें। ठीक है। अगर आपको इससे आराम आ जाता है। लेकिन मुश्किल से इतना लंबा इंतजार लोग बहुत मुश्किल होता है लोगों को ये समझाना। लेकिन आप ये अब तो डॉक्टर की ड्यूटी है ना कि पेशेंट को ये बात समझाए। और मैं आपके चैनल के थ्रू लोगों को ये समझाता हूँ कि स्लो चलें। फिर कहता हूँ मेलाज़मा घर का ज़िद्दी तरीन बच्चा है कि अगर आप इसको आराम से पेशेंट्स के साथ ट्रीट नहीं करेंगे या जल्दी में आएंगे या आप कहेंगे जी आते ही लेज़र कर दें या आते ही कोई प्रोसीजर कर दें तो वो आपके लिए डेंजरस भी हो अच्छा, सकता है। ऐसा है कि आपका मिलाजमा बहुत ज़्यादा डेप्थ में है और बगैर मेडिसिन कोई चाह रहा है कि फौरी तौर पे इसका खात्मा हो जाए, लेज़र ट्रीटमेंट से पॉसिबल है ऐसा? मेरे पास कोई ऐसा लेज़र नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई लेज़र नहीं है दुनिया में। तो जो ये आपको कह दे कि मैं एक सेशन में या जल्दी से, जिस तरह अक्सर हमारे पेशेंट आते हैं जी कि सुबह तक कल तक इसका कोई ऐसा करे मैजिक। अभी मैं ट्रस्ट में हमारे पास पिगमेंटेशन के बेशुमार लेज़र हैं और कोई भी ऐसा मैजिक बैंड नहीं हमारे पास, जादू की छड़ी के जो जिससे ये मैं इसको फ़ौरन या 15 दिन में, 10 दिन में, 1 माह में इसको गायब कर दूँ। ये इसके लिए ये याद रखें कि मायूस नहीं कर रहा आपको, लेकिन ये है कि इसको स्लो लेके जाना है, लगाने की दवाई साथ साथ लेके जानी है और फिर इसका जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है तो वो आपके डॉक्टर ने देख के कि किस तरह का मिलाजमा है, किस ऊपर वाली लेयर में है, दरमियान वाली लेयर में है, मिक्स है, उसके मुताबिक लेज़र। अच्छा, लगाने वाली दवाइयों से काफ़ी हद तक ये होता है कि आपको ट्रीटमेंट जो है वो कम करवाना पड़ता है और आपका मसला उसी में ही हल हो जाता है? मेरा तो ये ख्याल है कि अगर लगाने वाली दवाई सही तरीके से यूज़ की जाए तो 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है। और जो सुपरफिशियल वाला होता है तो वो मेरे ख्याल है कि 80% में सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसका सबसे जो एक प्रॉब्लम है जो पेशेंट जिससे हमसे खफा होते हैं कि जी बार बार आ जाता है, तो पहले दिन ही पेशेंट को हम बता देते हैं कि इसका ट्रीटमेंट लंबा है। अच्छा। कि ये जो है लंबे से मुराद ये है कि मेंटेनेंस फेज, सही, मेंटेनेंस फेज इसकी, जो कि हर पेशेंट यानी आपको फॉलो अप लेना पड़ता है, कंटिन्यू लेना रखना पड़ता है। ये जो 3 रेजीम्स लगाने वाली हैं, इवन लेज़र से आपका मिलाजमा कंट्रोल हो गया, मैंने लफ्ज़ किया कंट्रोल, कि 70% कम हो गया नज़र आना, तो तब भी लगाने की दवा आपको इस्तेमाल करती रहनी पड़ेगी। और फिर इसका एक और आजकल जो चूँकि हमारे इधर वबा चलती है ना, बिल्कुल, तो हमारे इधर वबा है कि जी वो चली हुई कि वो गोरे होने की जो टीके हैं वो लगा दें तो उससे शायद ये जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ। या कोई ऐसी ड्रिप लगा दे जो आजकल ये वो लोगों का ख्याल होता है ना, स्किन टोन आपकी अगर वाइट हो जाएगी तो ये चीज़ें छुप जाएंगी, उससे बिलाशुबा फ़ायदा होता है। लेकिन उसमें उसके एक्सेसिव इस्तेमाल से लिवर और किडनी दोनों पे इफ़ेक्ट हो सकता है। अच्छा। और उसके लिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि खुदा के लिए ये जो हैवी डोज इंजेक्शंस होते हैं, ड्रिप्स होती हैं, उनसे अपने आप को महफूज रखें। तो वो आपको लगती बहुत फैंसी हैं कि ये लगाने से हो सकता है जी, वो कहेंगे जी कि आपको 1 या 2 में या 3 में, लेकिन ट्रस्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन है ये भी कम से कम 20 चाहिए होते हैं और ये जो ड्रिपें हैं ये भी 15 चाहिए होती हैं। सही।
तो अब इसके बाद जब ये इस पहले स्टेप से आप गुजर चुके तो फिर हम आपको अपने स्टेप 2 की तरफ लेके जाते हैं। आयशा जो है हमें दिखाएंगी कि किस तरह से इसका सेकंड स्टेप जो है वो डॉक्टर साहब उसको एक्सप्लेन करेंगे। आयशा, तो आप प्लीज़ हमें डॉक्टर साहब की वो वीडियो शेयर कीजिएगा और उसके बाद डॉक्टर साहब उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन सा तरीका इलाज है, इसको क्या कहते हैं, और ये इलाज जो है वो हम लेटेस्ट है, इससे लोग करवा सकते हैं, सेफ भी है, क्योंकि डॉक्टर साहब लोग डर जाते हैं ना कि अगर लेज़र वाला कोई इलाज है तो पता नहीं उसका कोई साइड मैंने इफेक्ट ना इसलिए हो। आपको जो ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ वो स्टेप वाइज है। ठीक हो और गया। इसमें एक स्टेप मिसिंग है और वो ये है कि जिस तरह कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं ना तो वो कहते हैं कि लेज़र नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है ये क्रायोफेशियल है। ठीक है। ठंड के साथ, या बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लेज़र प्रोसीजर कराए हुए होते हैं और वो कहते हैं कि हमें हॉट ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। हाँ, तो उसके लिए जो है ना मोस्टली फिर हम ये क्रायोफेशियल करते हैं। और ये जो है ना इस स्क्रीन में मैं जो मेल पेशेंट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपने ये बात याद रखनी है कि मिलाजमा सिर्फ फीमेल्स में नहीं, मेल्स में भी बड़ा कॉमन है। अच्छा। तो मेल्स के लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और उनमें भी यही स्टेप्स उनको फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। और उनमें एक एडिशनल फैक्टर मैंने देखा है वो है स्मोकिंग का और सन एक्सपोजर, सही। वो फीमेल से जरा ज्यादा होता है सही। उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आपका ये फर्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट का, इसके बाद क्या और है? इसके साथ कई दफा हम केमिकल पील भी कर देते हैं। ठीक है। तो उससे काफी बेहतर हो जाती है स्किन। सही। अगर इससे ना हो तो ये फिर सेकंड स्टेप है क्यू स्विच या रेवलाइट लेजर। ठीक है। और ये रेवलाइट लेजर को अकेले भी कर सकते हैं और इसके साथ कई दफा हम कार्बन पील के साथ भी, ये जिस तरह आपने देखा है कि ब्लैक पेंट हम पहले करके और स्किन पे, और उससे जो है ना पेशेंट को स्टेप 2 कहते हैं इसको हम। ठीक है। ठीक है। और इससे जो है ना ये जो रेवलाइट या क्यू स्विच लेजर है ये अकेला भी बहुत इफेक्टिव है और इनिशियली ये हमारा मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट था। ठीक है। ठीक है, लेकिन इसके भी हमें कम से कम 10 से 12 सेशन चाहिए होते हैं। अच्छा। एट 1 मंथ और 2 मंथ इंटरवल। ठीक है। ठीक है, कि इसका भी कोई ऐसा मैजिक नहीं होता था कि आज किया तो ठीक हो गए। हाँ, कुछ ही दिनों में आपको स्किन बिल्कुल हाँ, ठीक नजर इसी आएगी। तरह ये जो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था वो पिको लेजर था जी। जो अब आया है, तकरीबन 3 साल से हमारे पास है और ये एडिशनल है। सही। और आयशा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो भी दिखा दीजिए ताकि। पिको लेजर है। ठीक है। और ये पिको लेजर में हमारे पास 2 ऑप्शन होती हैं। ठीक है। एक 1064 और एक ये जो ग्रीन पिको है। ठीक है। और ये ग्रीन पिको उन पेशेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है कि जिसमें वो जो मिक्स मिलाजमा होता है, जिन्होंने मिक्स क्रीम में पहले बहुत सारी लगाई हुई होती हैं, उन पेशेंट्स में ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है और ये बहुत हेल्प करता है। अगेन पिको लेज़र दुनिया में एक समझ लें कि गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर पिगमेंटेशन। अच्छा। लेकिन ये भी मिलाजमा में इसके कम से कम 8 से 10 ट्रीटमेंट चाहिए होते हैं। सही। और दिस इज द लास्ट वन डॉक्टर साहब, इसको ये अब ये उससे जो सबसे आखिर में आपको दिखा रहा हूँ और ये सबसे लेटेस्ट ट्रीटमेंट है और ये है सिल्फम के नाम से। ठीक है। और ये जो सिल्फम के नाम से आया है ये माइक्रोनीडल पल्स्ड आरएफ है। और ये इसकी क्वालिटी ये है कि जो स्किन की जो मेन लेयर है जहाँ मेलानोसाइट्स या कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स पड़े हैं ये उसको जाके हिट करता है। ठीक है। और चैनल्स बना देता है पिगमेंटेशन के लिए टू गेट आउट। ये दोनों तरह के मिलाजमा के लिए इफेक्टिव है और इसके साथ फिर हम टॉपिकल ट्रीटमेंट भी लगा सकते हैं और ये एट द सेम टाइम मतलब हम इससे मल्टीपर्पज़ मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। और लेकिन अगेन फिर कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आप मुझसे आके ये कहें कि मैं एक ट्रीटमेंट करूं या 2 ट्रीटमेंट करूं या 3 ट्रीटमेंट करूं और इससे आपकी फ़ौरन जान छूट जाए। बिल्कुल। ऐसा मैजिक बिल्कुल नहीं है। सही। अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आएँ कि अगर हमने ये ट्रीटमेंट करने हैं तो कम से कम आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को 7 से 8 सेशन का टाइम ज़रूर देना है। जरूर देना और चाहिए। अगर आपका अच्छा डॉक्टर साहब, इन सेशन में गैप कितना होता है, कितने टाइम का गैप? डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेज़र यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मैं आम तौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि 4 to 8 वीक्स का गैप रखूँ। ठीक है। तो जब मैंने ये देखा है कि जितना गैप ज़्यादा होता जाता है उतना ट्रीटमेंट का इफेक्ट ज़्यादा बेहतर होता जाता है। इसमें आपको अर्ली ट्रीटमेंट करने का कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता। सही। और इसमें फिर मैं कहता हूँ स्टेप 1 कि आपने अपनी जो लगाने की दवाइयाँ सन ब्लॉक और दोपहर या शाम की क्रीम जो है विटामिन सी है और रात का कॉकटेल वो आपने मस्ट है। सही। ठीक है, कोई विटामिन लेना मस्ट है आपके और लिए। इस ट्रीटमेंट के दौरान भी क्या आपकी ये सब चीज़ें आपकी साथ साथ चलती रहेंगी। ठीक है। ऐसे कि मैं आपसे कहूँ कि आपकी जो ट्रीटमेंट है
वो बंद हो जाएंगे, या आप लेज़र कराएं तो आपको लगाने की कोई दवाई यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। ये ऐसा बिल्कुल गलत है। आपको ये सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी पड़ेंगी और फिर ये घर का ज़िद्दी बच्चा काबू में आएगा। और अपने मिलाजमा जब स्टार्ट हो तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसी वक्त डर्मेटोलॉजिस्ट, असल मसला ये होता है कि शुरू में घर में जो ऐड देख के क्रीम्स आती हैं वो लगाते रहते हैं, या ओवर द काउंटर जो मिलती हैं वो लगाते रहते हैं, और उसमें काफ़ी डिले हो जाता है। उसमें डिले हो जाता है क्योंकि जितना मिलाजमा ऊपर की लेयर में होगा, स्किन की अपर लेयर में होगा, उतने उसके दवाई से ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी जितनी जल्दी आप उसको काबू कर लेंगे उतनी जल्दी आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वक्त कम है, सवालात तो मुझे बहुत सारे पूछने थे, लेकिन थैंक यू सो मच, क्योंकि बहुत सारे लोगों का छाइयों से रिलेटेड, मिलाजमा से रिलेटेड ही प्रॉब्लम था, तो हमने आपको बता दिया किस तरह से आप जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन बार बार डॉक्टर साहब ने एक चीज़ पर फोकस किया है कि ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता, ये घर का ज़िद्दी बच्चा होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम आपके पास होता है और इस टाइम के बाद ही कहीं जाकर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। नाज़रीन, हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताने वाले हैं जी, खूबसूरत दिखने के बाद आप फिट किस तरह से नज़र आ सकते हैं। तो फिट रहने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद होंगे, आपके साथ टिप्स शेयर करेंगे। शेप्स के फिटनेस ट्रेनर हैं शमरीत शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? अच्छा, सबसे पहले फिट तो रहना सभी लोग चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ता है, लेकिन लोग लाइफस्टाइल भी चेंज करने को तैयार नहीं होते। किस तरह पॉसिबल होता है? देखिए, ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। लाइक आपका जब आप फैट लॉस की तरफ जाते हैं, उसमें डेफिनेटली आपकी एक्सरसाइजेस प्लस डाइट है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप एक चीज़ को कर लें। लाइक ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ठीक है हम एक्सरसाइज को कर लेते हैं और इसलिए बाद खाने को हम जो है ना स्किप करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि वो 80% आपका काउंट करता है। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप खाना जो है उस पर अपनी डाइट को फोकस कर लें और एक्सरसाइज को छोड़ दें, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी टोनिंग में हेल्प आउट करती है। तो इसलिए इन दोनों का कंबाइन होना बहुत ज़रूरी है। दोनों का कंबाइन होना यानी बैलेंस रख के चलना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैट कम करना है, हर कोई ये चाहता है, किस तरह से कम किया जा सकता है? देखिए, फैट में वंस अगेन डाइट जो है वो एक मेजर है, और विदाउट फोकस ऑन योर डाइट आप अपना वेट कम नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि आप ऐसी डाइट फॉलो कर लें कि आपने लोगों से अक्सर सुना है हम क्रैश डाइट फॉलो कर रहे हैं जिसमें लेस देन 1000 कैलोरीज हैं, वो नहीं ठीक। क्योंकि अगर आप जब उनको करते हैं तो नॉर्मली आफ्टर 1 मंथ और 2 मंथ्स आप जब दोबारा इनटेक अपनी बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो वो बाउंस बैक हो जाता है। तो इसलिए आपने ग्रेजुअली हर चीज़ को फोकस करना है। आप कोशिश ये करें कि आपने फोकस ये करना है कि आप लाइक 2 to 3 किलोग्राम वेट पर मंथ आप कम करें, ताकि वो आप 3-4 मंथ्स में लाइक 8 kg वेट डाउन करें, वो आपका बाउंस बैक नहीं होगा। सही। तो वंस अगेन इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज का इनका होना जरूरी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज हमें शमरीज बताने वाले हैं। फैट रिड्यूस करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज आसान भी हो, आप घर में अगर कर रहे हैं तो उसका कोई आपको नुकसान भी ना हो, क्योंकि बिगनर्स जो हैं वो जब खुद से ट्राई करना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली आप सम टाइम अपने कुछ गलत कर देते हैं तो इंजरीज भी उससे हो जाती हैं। तो आप सेफ एक्सरसाइज और बिगनर्स के लिए कौन सी बताना चाहिए? और मेरा हमेशा से फोकस यही है कि मैं एंगल एग्जीक्यूशन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इवन के बिगनर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस, अगर इनमें से कोई भी अपने एंगल्स को फॉलो नहीं करेगा तो उनको इंजरी का शिकार होना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप घर रह के कर सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप इन इंस्ट्रक्शंस को, गाइडलाइंस को फॉलो करें, इंशाल्लाह कोई इंजरी भी जो है आपको नहीं होगी। चलिए जी, अब हम आ रहे हैं जी एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले कौन सी एक्सरसाइज? सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा, आज कोर की एक्सरसाइजेज हैं, उसमें आपके लोअर एब्डोमिनल के मसल्स और लोअर बैक के मसल इंगेज होंगे। कभी भी आपने ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं करना कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपने लोअर एब्डोमिनल, अपर और मिडल को फोकस कर रहे हो, लोअर बैक को ना कर रहे हो। तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है, क्योंकि आप जितनी भी फैट लॉस की एक्सरसाइज करते हैं उनका इंपैक्ट आपकी लोअर बैक पे जाता है, आपकी स्पाइन पे जाता है, कि L4-5 पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसलिए आज मैं इन दोनों एक्सरसाइज को लाइक आपके फैट लॉस के लिए आपके एब्डोमिनल को भी और आपकी कोर को भी फोकस करूंगा। सही, चलिए जी, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं करूंगा डायगोनल वुड चॉप बोलते हैं हम इसे, ठीक है। और इसमें आपने इस पोजीशन पे आना है
ओके ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन, चेस्ट अपवर्ड आप लिफ्ट करेंगे, डंबल्स को इस तरह होल्ड करें आप और ऑपोजिट शोल्डर। ठीक है, इसमें कॉमन मिस्टेक्स जो हैं वो ज़्यादातर लोग डंबल ऊपर की तरफ ले जाते हैं, सही, तो आपने इसे अवॉइड करना है। आपने इन फ्रंट ऑफ योर ऑपोजिट शोल्डर, ठीक है, ठीक है, और आपने टोर्सो की और मूव इससे करनी है। ऊपर जाने की भी जी बिल्कुल, जरूरत आपकी नहीं है। ये रोटेशन होनी चाहिए, आपका ये ठीक है। एब्डोमिनल रोटेट करना चाहिए। लोग ज़्यादातर स्ट्रेट पोजीशन पे अपने शोल्डर्स को करते हैं। अच्छा, और कुछ बहुत तेजी से भी लोग करते हैं, नहीं, इसका इसमें आप प्रॉपर फोकस करें, कोई भी एक्सरसाइज है, चाहे वो एब्डोमिनल की है, चाहे वो आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, आपने फोकस करना है, रैप्स प्रॉपर फील के साथ करें। ठीक है। इट्स बेटर कि आप 10 रैप्स कर लें रादर देन आप 100 रैप्स कर लें और उसका इम्पैक्ट ना आए। ठीक है, सो आई शो यू वन मोर टाइम। सही, तो ये इसका प्रॉपर तरीका है और आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाथ ऊपर भी नहीं जी जाना, बिल्कुल, ये आपके आपने इन शोल्डर फ्रंट की ऑफ योर जो बिल्कुल ऑपोजिट शोल्डर, ठीक है, सही, ओके। और 10 रैप्स इसके जो ये हैं एग्जैक्टली एक स्टार्ट है, तो आप 10 रैप्स इससे ठीक करें, है। ठीक है। नेक्स्ट मैं प्लैंक पोजीशन पे आऊँगा, आप नी टक करेंगे, एल्बो नी टक इसे हम कहते हैं, ठीक है। सेम आपके हैंड्स डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर एंड देन आपने अपने एब्डोमिनल मसल को स्क्वीज करना है एंड आउटवर्ड। सही, सही, एंड सेम थिंग, इसमें आपकी बेंड ना हो, नीज राउंड शेप ना हो आपकी कमर की, बिल्कुल स्ट्रेट, ओके। स्ट्रेट। और ये आपने कितनी देर 10 ईच साइड, सेम एज अ बिगिनर आप 10 ईच साइड इस अच्छा, आपका नी जो है आपकी एल्बो के एल्बो साथ के साथ टच होना चाहिए, ओके, सो इसको ठीक एल्बो है। नी टक बोलते हैं। ठीक हो गया। और इसके बाद जी हमारा नेक्स्ट Okay, स्टेप क्या next. होगा? सो इस पोजीशन पे आएंगे, ठीक है। ये बज़ाहिर बहुत इजी एक्सरसाइज है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। आपने इस पोजीशन पे आना है और ऑपोजिट हैंड आप इधर रखेंगे और आपने प्रेशर आपने ऑपोजिट अप्लाई करना है और होल्ड करेंगे, तो आपके ये ओब्लिक मसल्स, ठीक है, आपके एब्डोमिनल, इनके मसल स्क्वीज होंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो बहुत आसान लग रही है। यार लेकिन ये बहुत टफ है हाँ, क्योंकि आपने अपना सारा प्रेशर अप्लाई करना है ऑपोजिट और ठीक है। आपने इसको मूव नहीं होने देना अपने टोर्सो को, ठीक है। बैलेंस आपने रखना है। सो ये आपने 15 सेकेंड स्टार्ट में आप इसको 10 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं और ग्रेजुअली ठीक है, इसको आप इंक्रीज करें, ठीक है। ओके। 10 सेकंड आप इसको स्टार्ट में कर सकते हैं, फिर आप ग्रेजुअली इसको 15 सेकंड्स तक भी लेकर जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ आ रहे हैं हम। रशियन ट्विस्ट, ओके। इस पोजीशन पे आप आए, आप लेग्स को क्रॉस भी कर सकते हैं एंड देन, और इसमें भी सेम मिस्टेक लोग करते हैं कि अपने टोर्सो को, अपने पूरी बॉडी को रोटेट नहीं करते, वो ज़्यादातर हाथों को इस तरह रोटेट करते हैं ये। ठीक है, हाथों को। और तो इसका आपने पूरी- फायदा क्या है इस एक्सरसाइज का? आपके इसको भी- ओब्लिक मसल्स एंड देन आपके लोअर एब्डोमिनल पर आपके ये सारे मसल इसमें एंगेज होंगे। इसमें आप डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। लेग्स पोजीशन क्या इसी तरह से रखनी है? जी बिल्कुल इसी तरह आप करेंगे, लेकिन स्टार्ट में ये इधर एक्सरसाइज डिफिकल्ट है, तो आप इस पोजीशन पे आएँ ठीक है, और अपनी ये मूव पहले बेहतर करें। ठीक है, पूरी रोटेशन होनी चाहिए आपकी टोर्सो की, ठीक है, ठीक है। आपने ये नहीं करना, यूजुअली लोग इस तरह भी कर रहे हैं, उसमें क्या है कि शोल्डर इंगेज हो रहे हैं, आपका एब्डोमिनल जो है वो इंगेज नहीं हो रहा। सही। सो आपने ये एज अ बिगनर आप इस तरह करें, देन इस पोजीशन पे सही। और इसके भी आपने 10 रैप्स 10 ईच साइड, ठीक हो गया। ओके। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें गैप कितना होना चाहिए? क्योंकि देखिए- बिगनर्स से जब स्टार्ट करते हैं, बीच में आप थक गए हैं, पानी शानी पी लिया है, थोड़ी सी बातें कर ली हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें आपने कोशिश ये करनी है कि इन तमाम एक्सरसाइज को आप एक राउंड में परफॉर्म करें, अच्छा। सर्किट में परफॉर्म करें। लाइक अगर 5 एक्सरसाइज मेंशन है और आप जल्दी नहीं, रिजल्ट सांस लेना तो लेना है, कितना थोड़ा सा तो बंदा बैठ सा स्टार्ट में आप बिल्कुल इस तरह करेंगे, 10 रैप्स कर लिए तो 10 to 15 सेकंड ले लें, ठीक है। लेकिन उसके बेहतर रिजल्ट्स के लिए लाइक यू कैन से आफ्टर 15 डेज और आफ्टर 20 डेज आप फिर कोशिश करें इन तमाम एक्सरसाइजेज को एक राउंड में परफॉर्म करें। दैट मीन्स कि 50 to 60 रैप्स आप इन वन गो में परफॉर्म करें। सही। प्लैंक क्रंचेस हमें जी आयशा कह रही हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं वो करके। प्लैंक क्रंचीज, हाँ ये डिफरेंट आप कुछ बता रहे हैं नाम आप हाँ ठीक नहीं जी ले आयशा, रहे। आप डिफरेंट तो बता आप- रही हैं कुछ। आप- मेरे ख्याल से सिर्फ क्रंचेस पूछना चाह रही हैं जी। क्रंचीज तो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको शो Okay. किए थे, मैं वो बता देता हूँ दोबारा इस पोजीशन पे, ठीक है।
एंड सेम थिंग आपने अपने जो नेक है उसको ऐसे टक नहीं करना, स्ट्रेट आप ऊपर देखेंगे। ठीक है ओके जी। तो हमारे पास शमरेज लास्ट 2 मिनट हैं। इसके अलावा जो हमने पूरा इसके साथ कॉम्बिनेशन में आप चाहते हैं कि ये भी एक्सरसाइज ऐड कर लें, वो भी हमें बता दें जी। ऑलरेडी हमने 5 to 6 एक्सरसाइज की, एक और एक्सरसाइज हम ऐड करते हैं जो कि आपके कोर और एब्डोमिनल दोनों के लिए वर्क करेगी, और वो प्लैंक पे मैं आपको शो करूंगा। इसे हम एल्बो प्लैंक जैक्स बोलते हैं। तो इसमें 3 मूव्स आ जाएंगी। सबसे पहले आप एल्बो पे आएंगे एंड सेम थिंग एल्बो आपकी डायरेक्टली अंडर योर शोल्डर, आपका बॉडी पैरेलल होनी चाहिए फ्लोर के। सेम थिंग इस तरह बेंड ना हो, आपके जो अपर बैक है वो राउंड ना हो। ठीक है। इस पोजीशन पे आप आएंगे, एब्डोमिनल स्क्वीज करेंगे एंड देन ठीक है। इसमें भी जो लोग ज़्यादातर गलती करते हैं वो इस पोजीशन पे हो जाते हैं सही, और वो जंप्स जो हैं वो ज़्यादा लेते हैं। सही, आपने ये नहीं करना, स्ट्रेट रखना है आप, बिल्कुल स्ट्रेट एंड देन ठीक है। Okay. इसका फायदा क्या होगा जी? कोर मसल्स की डेवलपमेंट एंड देन उसके साथ लोअर एब्डोमेन। सही। तो ये जी आज का हमारा पूरा एक्सरसाइजेस का एक सेट था जो कि आपको बता दिया है, और जिससे फ़ायदा आप लोगों को क्या होगा, ये जब आप ये एक्सरसाइज अपनी रूटीन बना लेंगे तो ज़रूर हमें अपना फीडबैक भी दीजिएगा। और शमरेज को आप लोगों ने भी थैंक यू बोलना है, मैं तो बोलने जा रही हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचे अपने इख्तिताम को, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।